मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चूंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, वो भी उस परिस्थिति में जब मतदान होने के बाद भी जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, जितने भी पत्रकार थे, बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग थे, ये इन सबों का अनुमान क्या था कि इस बार बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। मुझे खुद लग रहा था ऐसा कि बीजेपी इस बार सीटें, मतलब जो पिछले विधानसभा में देखेंगे अगर, तो दूसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थे। इस बार जहां तक मेरा मानना था, अनुमान था कि नीतीश कुमार की पार्टी पहले नंबर की पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर की पार्टी होगी और तीसरे नंबर की पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चलिए, अब तो परिणाम सब सामने है, अनुमान की बात नहीं रही। एक और अनुमान लगा था, ये तो मतदान चुनाव प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी थी तब का अनुमान था कि कई चैनलों का था कि एनडीए सत्ता में आ रही है, लेकिन सामान्य बहुमत से आ रही है। सब लोग 125 से लेके 140-45 तक मैक्सिमम सीटें नीतीश कुमार मतलब एनडीए को दे रहे थे, लेकिन 202 सीटें आने की कल्पना किसी ने नहीं किया था। इसमें कई कारण रहे, मैंने बताया पहले भी कि जिस प्रकार से एनडीए ने सत्ता में रहने का लाभ उठाया, सत्ता में रहने का लाभ जैसे 10,000 रुपये का ट्रांसफर, पेंशन को बढ़ाने का फैसला, फ्री 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने का मामला, फिर चुनाव आयोग के सिस्टम में डालकर जीविका दीदियों का इस्तेमाल करना, ये सब कारण ऐसे रहे जिससे कि हर पॉलिटिकल पंडित का अनुमान गलत साबित हुआ। लेकिन कितना भी गलत साबित हुआ तब भी 202 सीटों की कल्पना तो किसी ने नहीं किया था, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इस बात की भी किसी ने कल्पना नहीं किया था। यह तो हो गई चुनाव के दिनों की 2 महीने की बात। लेकिन आप उससे पीछे चलिए, 6 महीने पहले लगभग अप्रैल मई में जितने भी सर्वे हो रहे थे, जितने ओपिनियन पोल हो रहे थे, उसमें आंकड़ा क्या था आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगभग 40% पर थी, नीतीश कुमार 15% पर थे, ठीक है, प्रशांत किशोर 15, 17, 18 चल रहे थे, प्रशांत किशोर भी, बीजेपी के सम्राट चौधरी 5-7% पर और चिराग पासवान 10% के आसपास चल रहे थे। सच है, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो अंतर था वो 15 से 40, मतलब लगभग 20%, 25% का डिफरेंस था। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए गौर से। उसके बाद इस प्रकार का परिणाम आना, और परिणाम केवल बीजेपी का नहीं सुधरा बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों का भी सुधरा। अब जैसी कुछ बातें निकल कर आ रही है उसमें इस परिणाम इतना जो प्रभावी परिणाम है बीजेपी का और एनडीए का, उसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस ही नहीं बल्कि एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी बड़ी भूमिका रही। छात्र संगठन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, आरएसएस का ही छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही। कहा जाता है कि जब एनडीए के थिंक टैंक को लगा कि बिहार में इस बार चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल है, तो 3 टायर रणनीति आप कह सकते हैं अमित शाह ने बनाया। इस बार आपको याद होगा कि अमित शाह पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में शुरुआत के दिनों में जितने सक्रिय थे उतने सक्रिय इस बार शुरुआत में नहीं थे, बल्कि अंतिम में उसकी भरपाई की अमित शाह ने। तो क्या था 3 टायर प्लानिंग। सबसे पहली प्लानिंग थी, आप देखिए आरजेडी की कई सीटों पर हार हुई। मैं अंतर बता रहा हूं, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की कई सीटों पर इसलिए हार हुई क्योंकि भीतरघात हुआ। भीतरघात दलों का दल के द्वारा और दल के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा। जैसे आरजेडी ने किसी को टिकट दिया तो वहां पर या तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार था, ऐसी 12 सीटें थी लगभग, लेकिन ऐसे कई दर्जन सीटें थी जहां पर कि आरजेडी के उम्मीदवार का भीतरघात आरजेडी के लोग ही कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव के कान पे जू नहीं रेंग रहा था। कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ सीपीआई के उम्मीदवार खड़े थे, वीआईपी के कैंडिडेट के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार खड़े थे, कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ आरजेडी के उम्मीदवार खड़े थे। इस बात को छोड़ दीजिए। उसके अलावा
कांग्रेस के जहां जहां उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने ही अभियान चला रखा था। कई विधानसभा सीटें आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय पटना में अभी भी जो है आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के अंदर दो धारा, एक धारा वो जो लालू यादव तेजस्वी यादव का समर्थक, दूसरा धारा वो जो लालू यादव तेजस्वी यादव का विरोधी। मतलब वो ग्रुप गुट कांग्रेस के अंदर का जो लालू यादव और तेजस्वी यादव का समर्थक था, उसके खिलाफ का गुट, जो जिसे आप कह सकते हैं कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, इन लोगों का जो गुट था, वो गुट क्या था, लालू यादव की जो टीम कांग्रेस के अंदर थी उसके खिलाफ। तो भीतरघात था। तो भीतरघात ऐसा नहीं था कि एनडीए में नहीं था, एनडीए में भी भीतरघात था। मैं केवल अंतर बता रहा हूं आपको, कैसे आरएसएस ने, एबीवीपी ने जमीन पर जाकर बीजेपी को ही नहीं बल्कि जदयू और चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास किया और जिताने में सफल रहे। और वो मैक्रो लेवल पर कह सकते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा कि कितना प्रभावी रहा वो देखिए आप। अंतर में बता रहा हूं, बीजेपी में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी का बागी उम्मीदवार तैयारी कर रहा था चुनाव लड़ने का। आपको आश्चर्य लगेगा, पटना में पटना साहिब विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने इस बार नंदकिशोर यादव का टिकट काटा था और वहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया रत्नेश कुशवाहा को। रत्नेश कुशवाहा के खिलाफ पटना की मेयर सीता साहू के पुत्र चुनाव लड़ने वाले थे, शिशिर साहू। फॉर्म खरीद लिया था उम्मीदवारी के लिए, नामांकन का फॉर्म खरीदा गया था। अमित शाह पटना में कैंप कर रहे थे 18, 19, 20 अगस्त, उसके बाद 23, 24, 25 अगस्त। अमित शाह ने शिशिर साहू को बुलवाया होटल मौर्या में, चाय पिलाया। शिशिर साहू ने बाहर आकर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब रत्नेश कुशवाहा के रास्ते का कांटा खलास। भागलपुर में बीजेपी के जीत के आए हैं रोहित पांडे। पिछली बार कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से 1000 वोट से हार गए थे। वहां टिकट नहीं मिलने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे तैयारी कर चुके थे चुनाव लड़ने का। नामांकन फॉर्म खरीद चुके थे। अमित शाह के एक फोन से नामांकन करना भूल गए, वो नहीं किया नामांकन। जहां जिस विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर को टिकट मिला, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पप्पू सिंह नामांकन करने की तैयारी कर चुके थे कि किसी भी कीमत पर मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को हरवा दूंगा। अमित शाह ने बुलाया, अमित शाह ने बात किया और अमित शाह ने उनको चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार किया। यह मैं कुछ उदाहरण, 3 उदाहरण मैंने बताया केवल आपको। एक पटना का बताया, दूसरा दरभंगा का बताया, तीसरा भागलपुर का बताया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश का गृह मंत्री बातचीत कर रहा था और इन सबसे बातचीत करवाने में अमित शाह की मदद कौन कर रहे थे? ऐसे लोग जो बीजेपी के सिस्टम से बाहर थे, मतलब आरएसएस और एबीवीपी के लोग थे। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बताऊं कि बिहार में कई हजार बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार के बाहर के आकर बिहार में महीनों काम किया है। महीनों बिहार के बाहर के बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार लाए गए थे, जिन्होंने चुनाव में उम्मीदवार की मदद की। तो पहले इसका जवाब विस्तार से बताने से पहले बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह ने जमीन पर जाकर अपने उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी बागी गतिविधि को बंद करा दिया, क्या कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी ने किया? क्या नहीं किया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर से जब बीजेपी और के कार्यकर्ता, आरएसएस के स्वयंसेवक जब बिहार के बाहर से आए यहां, तो वो क्या कर रहे थे? उम्मीदवार के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे और उम्मीदवार को जितवाने के लिए जो कुछ भी करना था वो काम कर रहे थे। चाहे वो वोटर मोबिलाइजेशन हो, चाहे वो मुद्दों के आधार पर, यहां तक मैं बताऊं आपको,
एक एक विधानसभा क्षेत्र में बिहार के बाहर के एक एक सांसद थे और उनके साथ 3-3 विधायक हर विधानसभा सीट में, एक सांसद बिहार के बाहर के, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के हो, बिहार के बाहर के, और उनके साथ 3-3 विधायक बीजेपी के उम्मीदवार की मदद के लिए वहां थे। और जिला का इंचार्ज कौन होता था पता है आपको? लगभग कह सकते हैं आप प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के स्तर का व्यक्ति। आपको अनुमान नहीं होगा कि दरभंगा में राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सीपी जोशी दरभंगा जिला के 10 विधानसभा चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति। आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री जैसा व्यक्ति, उस स्तर का व्यक्ति एक एक जिले की जिम्मेवारी लेकर बैठा था। और वो केवल बीजेपी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए नहीं लगा था, वो बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवारों को भी जितवाने के लिए उतना ही प्रयास कर रहा था जितना बीजेपी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए प्रयास कर रहा था। क्या आरजेडी के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए उतना प्रयास किया था? क्या कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार को जिताने के लिए उतना ही प्रयास किया था? क्या सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार को जिताने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने कोशिश की थी? नहीं की थी। लेकिन यह सब काम कर रही थी बीजेपी। और इन सब कामों की मॉनिटरिंग जो बाहर से जितने भी कार्यकर्ता आए थे, जितने नेता आए थे, इन सब का कोऑर्डिनेशन जो है जमीन पर, चूंकि ये तो बाहरी कार्यकर्ता थे, प्रवासी कार्यकर्ता थे, तो इनके साथ तालमेल बनाकर बीजेपी के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया गया कहीं भी, बल्कि एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया बीजेपी ने इन आरएसएस के स्वयंसेवकों और एबीवीपी के कार्यकर्ता और बाहर से आए हुए प्रवासी कार्यकर्ताओं के सहयोग से। और एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया जिसका अनुमान वर्तमान में बीजेपी के अंदर काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं था बहुत हद तक। तो ये खेल जो है आरएसएस और एबीवीपी के लोगों ने किया। एक तो काम किया नैरेटिव बिल्डिंग का, एकदम गांव में, पंचायत में जाकर लोगों को बताया। मैं विस्तार से बताऊंगा उसमें एक अलग वीडियो में कि किस प्रकार से मुद्दों को डाइवर्ट करने में ये आरएसएस और एबीवीपी वाले सफल हो गए इस बार विधानसभा चुनाव में। तो इतना प्रभाव, और एकदम जमीन पर जाकर एक एक घर जाकर इन लोगों ने पर्चा बांटा। और पर्चा बांटने वाले कौन लोग थे पता है आपको? कहीं एमएलए रह चुका व्यक्ति, कहीं सांसद रह चुका व्यक्ति खुद पर्चा बांट रहा था। इस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है और बीजेपी को चुनाव लड़वाती है आरएसएस और एबीवीपी के लोग। क्योंकि आरएसएस के स्वयंसेवक और एबीवीपी के कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ता थे। गांवों के बारे में, पंचायतों के बारे में, कहां कौन सा गांव ऐसा है जहां पर कि कुछ अलग तरह के मुद्दों को क्रिएट करके चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। मान लीजिए जहां पर कि विशेषकर चूंकि बीजेपी जानी जाती है अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, तो कई मुद्दों को इस प्रकार से डाइवर्ट किया गया स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर कुछ फैसले करके अलग से पर्चा छपवाकर उसको बंटवाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, ये जो मगध बेल्ट का इलाका है जहां सीपीआई एमएल मजबूत हुई 2020 के चुनाव में, मैं उस पर बताऊंगा डिटेल से आपको अलग वीडियो में कि कैसे सीपीआईएमएल और एआईएमआईएम के को काउंटर करने के लिए खेल किया है आरएसएस और एबीवीपी ने इस चुनाव में। तो एकदम जमीन पर जाकर जिस प्रकार से आरएसएस के स्वयंसेवकों ने और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसकी एक बड़ी भूमिका रही। और बड़ी भूमिका इसलिए भी बन गई कि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके रास्ते में जब कोई रुकावट आती है तब तो आपको ये बातें प्रचारित होती है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर कहीं से गिरा, कम आवाज होगी नहीं, और एक पत्थर गिरा और वो पत्थर पर पत्थर गिरा, मतलब 2 पत्थर टकराए, तब ना उसमें से अग्नि निकलेगी। तो कोई काउंटर, इनको रोकने वाला कौन था? सांगठनिक स्तर पर आप देखेंगे जो महागठबंधन के दल हैं,
केवल वहीं पर थोड़ी बहुत ताकत दिखेगी आपको जहां सीपीआई एमएल के उम्मीदवार लड़ रहे थे चुनाव। मतलब जहां सीपीआई एमएल का प्रभाव है वहीं पर कुछ सांगठनिक ताकत दिखेगी। इसके अलावा आरजेडी के नाम पर, संगठन के नाम पर केवल जाति है। आरजेडी मतलब एक जाति के लोग ही आरजेडी के संगठन मान लिए गए। नहीं, यहां और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि एक जिला स्तर का व्यक्ति देश के गृह मंत्री के साथ बैठकर चाय पी सकता है। क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ भी कांग्रेस आरजेडी में उसी स्तर का व्यक्ति आमने सामने बैठकर चाय पी सकता है क्या? और अगर वो नाराज हो गया तो क्या उसको कोई अमित शाह फोन कर सकता है क्या? सोचिएगा, ये बड़ा फैक्टर, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। कई कारण रहे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि केवल यही एक फैक्टर रहा, कई कारण रहे। उसमें एक यह भी बहुत बड़ा कारण रहा है। आप दर्शक कितने सहमत हैं कमेंट जरूर करके बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक राजनीति की सच्ची बातें पहुंच सके। एक पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय, हर राजनीतिक दल के गुण और दोष के आधार पर मैं चाहता हूं कि राजनीतिक विमर्श चलती रहे। ठीक है, जिनकी भी रुचि राजनीति में है, हर राजनीतिक दल, हर नेता, हर नीति और हर राजनीतिक दल और उसके नेता की नीति और नीयत पर विश्लेषण जानने का हक बिहार के प्रबुद्ध और देश के प्रबुद्ध मतदाताओं को है, नागरिकों को है। और ये बातें निकल कर आनी चाहिए, क्योंकि सच अगर नहीं निकल कर आएगा तो हवा में केवल झूठ तैरेगा। इसलिए सच को बाहर निकालिए तो अपने आप झूठ का प्रचार कम होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।